हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉम वेलकम टू म्यूजिल आईएएस। मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान और आज हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे परेड 2021 को फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। किस एंगल से? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम्स। मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर्सपेक्टिव से हम इस रिपब्लिक डे में आए हुए जितने भी फैक्ट्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी 72nd रिपब्लिक डे। तो जान लेते हैं रिपब्लिक डे की हिस्ट्री। देखिए, रिपब्लिक डे वो दिन है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान पूरे तरीके में लागू हुआ था। और इसी दिन को क्यों चूज़ किया था, मतलब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चूज़ किया गया था फॉर द रिपब्लिक डे? बिकॉज इस ही दिन इन 1930 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रोक्लेम किया था पूर्ण स्वराज। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश रिजीम से बोल दिया था कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं एंड वी कैन रूल आवरसेल्व्स। तो रिपब्लिक डे में बताया क्या जाता है या दिखाया क्या जाता है? रिपब्लिक डे में बेसिकली शोकेस किया जाता है इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंडिया के कल्चर के बारे में, एंड व्हाट आर द प्रोग्रेसेस मेड इन द होल ईयर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम ये सब एक एक करके देखेंगे क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ है इंडिया की, कल्चर, प्रोग्रेस एंड डाइवर्सिटी कैसी कैसी है इंडिया में। तो परेड स्टार्ट होती है फर्स्ट परेड कमांडर से एंड द परेड सेकंड इन कमांड। इस साल के परेड कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा एंड परेड सेकंड इन कमांड थे मेजर जनरल आलोक कक्कड़। इनके बाद आते हैं वो हमारे शूरवीर या वो आर्मी पर्सनल्स जिनको परमवीर चक्र दिया जाता है या अशोक चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र के डिफरेंशिएशन के बारे में जान लेते हैं। हमारे लिए नाम जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट परमवीर चक्र और अशोक चक्र के बारे में जानना ज़रूरी है। तो परमवीर चक्र ये एक तो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है जो अवार्ड किया जाता है ड्यूरिंग वॉर टाइम। मतलब ये पीस टाइम के दौरान नहीं किया जाता है बट ड्यूरिंग वॉर टाइम। एंड यही डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन अशोक चक्र एंड परमवीर चक्र। अशोक चक्र एक हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन है। मतलब ये अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड दिया जाता है। जब आप बैटलफील्ड पे नहीं होते हैं और आपने कोई शौर्य का काम किया होता है तो उस टाइम पे अशोक चक्र दिया जाता है। तो ये है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र। इसके बाद आया था बांग्लादेश का मार्चिंग कंटिजेंट, और ये क्यों आया था इसके बारे में भी जानेंगे। पर इसके जो हेड थे, इस इनकी कंटिजेंट को जो लीड कर रहे थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शहनूर शवान। और ये कंटिजेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में। एंड ये ओकेजन था 55 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि इन पाकिस्तान इस टाइम पे, मतलब जो आज की डेट का बांग्लादेश है, वो आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से इन 1971। जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो आज की डेट का बांग्लादेश है, उस टाइम पे हेल्प करने की कोशिश की थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वांट टू गेट रिड ऑफ द पाकिस्तान। मतलब उस टाइम के वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम अभी। तो हुआ क्या, जब इंडिया ने हेल्प करने की कोशिश की तो वेस्ट पाकिस्तान ने इंडिया पे ऑपरेशन चंगेज़ खान के तहत प्रिएम्प्टिव एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। एंड जब इंडिया ने रिटेलिएट किया तो वो वॉर लॉस्ट हुई ओनली फॉर 13 डेज। और ये वॉर है वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसके बाद साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, जिसमें कि पाकिस्तान के 93,000 सर्विसमैन ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। और इंडियन आर्मी ने उनको एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर अपने अंडर ले लिया था। और ऐसे ही बन जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर। मतलब आज तक किसी भी इतनी बड़ी आर्मी ने, आप खुद सोच सकते हैं कि 93,000 की आर्मी बहुत बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी आर्मी ने आज तक कभी सरेंडर नहीं किया, बट इंडियन आर्मी मेड देम सरेंडर। और उसमें भी एक पर्सन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, सैम मानेकशॉ। तो उन्होंने पाकिस्तान को इतना फोर्स कर दिया कि उनके 93 सर्विसमैन ने इंडिया आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद आता है 61st कैवलरी, जिसे आप 61 कैवलरी भी बोलते हैं। दिस इज़ द ओनली एक्टिव सर्विंग हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में इस टाइम पे कहीं और किसी भी देश में इस टाइप की एक्टिव सर्विंग रेजिमेंट नहीं है जो सिर्फ घुड़सवारों से बनी हुई हो। नेक्स्ट आता है हमारा T-90 भीष्म टैंक। ये T-90 टैंक रशियन बैटल टैंक है विच एंटर्ड इनटू द सर्विस इन 1993 एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन हंटर किलर कंसेप्ट। मतलब ये हंट भी करता है एंड किल भी करता है, तो इसका दोनों ही काम आते हैं। तो T-90 टैंक आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ये हम रशिया और इंडिया का प्रोग्राम है।
इसके बाद आता है ब्रह्मोस विच इज़ ऑल्सो इंडियन एंड रशियन जॉइंट वेंचर। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विच इज़ डेवलप्ड बाय DRDO एंड NPOM ऑफ रशिया। और इसका नाम कैसे पड़ा है? इसका नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा। दीज आर द टू रिवर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। एंड ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट एंड लिक्विड रैमजेट रॉकेट है, मिसाइल है, जिसकी रेंज अभी तक थी 300 किलोमीटर, बट आफ्टर इंडिया की एंट्री MTCR में हो गई है, तो उसके बाद अब इंडिया इसको डेवलप कर रहा है फॉर अनदर 450 टू 600 किलोमीटर ऑफ रेंज। इसको अभी तक इंडिया में सिर्फ Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट पे लगाया गया है, बट और भी हम आगे ट्राई कर रहे हैं फॉर तेजस एंड राफेल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब ये एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, तो इसे हम मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च मिसाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड, एयर एंड सी से लॉन्च की जा सकती है। और इसका फायर एंड फॉरगेट सिस्टम होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल विद अ स्पीड ऑफ मार्क 2.8। मार्क 2.8 मतलब साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स ज़्यादा तेज़ चलता है ये। एंड इसके बाद आता है आपका पिनाका मिसाइल सिस्टम। पिनाका मिसाइल सिस्टम ये एक इंडिजिनसली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। और ये सिस्टम को जो सपोर्ट करता है वो इंडिया का खुद का इंडिजिनस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब इस पे हम GPS का कोई यूजेज नहीं लेते हैं, IRNSS का यूजेज करते हैं। इसकी रेंज है 70 टू 80 किलोमीटर, मतलब ये दुश्मन की सीमा में 70 से 80 किलोमीटर अंदर तक जाके इसकी मारक क्षमता है। ये 2 वर्जन्स में आता है, मार्क 1 एंड मार्क 2। एंड इसका नाम जो है, जो पिनाका ये आपका मिसाइल सिस्टम है, इसका नाम लिया गया है लॉर्ड शिवा के धनुष पिनाक से। इसके बाद आता है हमारा नेवल टैब्लू आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद हमारे। अभी तक जो थे ये आर्मी के इक्विपमेंट्स थे। एंड नेवल टैब्लू में सबसे पहले दिखाया गया है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये वही है 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे इंडिया ने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन किया था ऑन कराची एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये अटैक किया गया था इन द नाइट ऑफ 4 टू 5 दिसंबर। और इस अटैक के बाद पाकिस्तान को काफ़ी हैवी लॉस हुआ था। लाइक पाकिस्तान ने लॉस किए थे अपने माइन स्वीपर्स, डिस्ट्रॉयर, कार्गो वेसल्स जो एम्यूनेशन कैरी कर रहे थे, एंड फ्यूल स्टोरेज टैंक इन कराची, जो आपके ये कराची बंदरगाह पे आपके जितने भी फ्यूल स्टोरेज टैंक थे वो तबाह हुए थे। और सबसे खास बात क्या थी इस ऑपरेशन ट्राइडेंट की, कि इसमें इंडिया का एक भी शिप को किसी भी टाइप की हानि नहीं हुई थी या कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए नेवी अपना नेवी डे बनाती है विच इज़ ऑन 4 दिसंबर। एंड इसके बाद इंडिया ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑन पाकिस्तान विच इज़ ऑपरेशन पाइथन। इसके बाद आता है आपका इंडियन एयरफोर्स टैब्लू। अभी हमने देखा इंडियन नेवी टैब्लू, एंड अभी आ जाता है इंडियन एयरफोर्स का टैब्लू। इसमें आप ये 3 चीज़ें देख सकते हैं। ये आपका तेजस दिखा रखा है, ये LCH दिखा रखा है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एंड Su-30। तो इनके बारे में अलग अलग जान लेते हैं। LCA तेजस ये इंडिया का खुद का प्रोग्राम है विच स्टार्टेड इन 1984 टू रिप्लेस द MiG-21 फाइटर प्लेन्स। और ये डिज़ाइन किया गया है ADA के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया की खुद की स्टेट ऑन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। ये लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इन दिस क्लास। और इसके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, तेजस ट्रेनर, LCA नेवी, LCA तेजस नेवी मार्क 2 एंड LCA तेजस मार्क 1A। इसे अभी रिसेंटली में ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी है ऑफ प्रोक्योरिंग 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL। एंड ये डील हुई है 48,000 करोड़ की। एंड दिस इज़ द ग्रेट बूस्ट टू मेक इन इंडिया। एंड ये कैबिनेट कमेटी को चेयर कौन करता है? इस कैबिनेट कमेटी को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद आता है आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी अभी रिसेंटली में न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक और प्रोडक्शन हैंगर विच इज़ बेस्ड इन HAL कॉम्प्लेक्स इन बेंगलुरु, कर्नाटका। ये एक 5.5 टन का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय HAL
और इसका भी अभी रिसेंटली में गवर्नमेंट ने ऑर्डर देना चाह रही है या फिर दे दिया है टू HAL, और ये बना है 2 शक्ति इंजन से। ये फर्स्ट अटैक हेलीकॉप्टर है जो लैंड हुआ है इन फॉरवर्ड बेस एट सियाचिन, जो अभी इंडिया और चाइना के बीच में तनाव चल रहा था, उसी बीच विदाउट प्रोक्योरिंग इवन, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने HAL से ये LCH प्रोक्योर भी नहीं किया था, बट फॉरवर्ड बेसिस में सियाचिन में इस LCH को भेज दिया था एट 4700 मीटर्स अबव सी लेवल। नेक्स्ट आता है DRDO का टैब्लू। देखिए अभी तक हमने ये तो देख लिया कि DRDO ने क्या क्या बनाया, पर ये 2 टैब्लू थे DRDO के पर्सनल टैब्लू थे। इसमें DRDO ने ये शोकेस किया है कि क्या इस साल के उनके सबसे बेस्ट प्रोग्राम्स रहे हैं जिन पे वो वर्कआउट कर रहे हैं, ये जो उन्होंने डेवलप किए हैं। तो इसमें सबसे पहला था आपका LCA तेजस नेवी वर्जन। तो अभी हमने पीछे देखा था LCA तेजस नेवी वर्जन भी था, तो ये उसी का एक शोकेस है। इसमें ये एयरक्राफ्ट कैरियर को शो नहीं कर रहे हैं, इसमें इनका फोकस है नेवी वर्जन के LCA तेजस पे। और इसी के साथ एक पीछे इसके एक और टैब्लू था जिसमें इन्होंने शो किया है अपनी मिसाइल्स, जैसे नाग मिसाइल, हेलिना, संत एंड MP ATGM। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। एंटी टैंक मिसाइल में सबसे पहले आती है आपकी नाग मिसाइल। ये एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे बेस है, मतलब एक बार फायर कीजिए एंड फॉरगेट हो जाइए, जहाँ पे भी आपका टारगेट मूव करेगा ये उसके पीछे ही जाएगी, मतलब इसमें इसको आपको बार बार मैन्यूवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है डेवलप्ड बाय DRDO। ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी मिसाइल है जो डे एंड नाइट दोनों में वर्क करती है। इसकी मैक्सिमम रेंज है 4 किलोमीटर एंड ये दोनों तरीके से लॉन्च की जा सकती है, फ्रॉम एयर एंड फ्रॉम लैंड। इसके दोनों वर्जन के अलग अलग नाम हैं, जैसे जो लैंड वर्जन है जो आपका नाग मिसाइल का, उसको बोलते हैं हम नामिका, एंड जो आपका हेलीकॉप्टर वर्जन है इसे हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, हेलिना। दिस इज़ हेलिना। ये किसी भी हेलीकॉप्टर पे इंटीग्रेट किया जा सकता है एंड दिस इज़ नामिका। इसके बाद आती है आपकी संत मिसाइल SANT, विच स्टैंड्स फॉर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। ये सारी ही एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। ये भी गाइडेड मिसाइल है डेवलप्ड बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद इंडियन एयरफोर्स। और ये लॉक ऑन आफ्टर और लॉक ऑन बिफोर दोनों कंसेप्ट पे चल सकती है, मतलब आप इसे लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद अपना टारगेट चाहे तो पहले भी, मतलब लॉन्च करने से पहले टारगेट सेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, या फिर लॉन्च करने के बाद भी अपना टारगेट लॉक कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इसे लॉक ऑन आफ्टर एंड लॉक ऑन बिफोर, इसकी लॉन्च कैपेबिलिटी है। और ये अपग्रेड है, जो हेलिना सिस्टम अभी हमने पीछे देखा उसका अपग्रेड है। उसकी रेंज थी 8 किलोमीटर, इसकी रेंज है 15 to 20 किलोमीटर्स। और ये वन ऑफ द बेस्ट एंटी एयरबोर्न एंटी आर्मर गाइडेड मिसाइल इन द वर्ल्ड है। और इसके बाद आती है आपकी MP ATGM। इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्यों? क्योंकि ये मैन के द्वारा पोर्ट की जा सकती है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, एक आदमी, एक सिंगल पर्सन इसे कैरी कर सकता है, क्योंकि इसका वेट अराउंड है 4.5 kg। ये भी 3rd जनरेशन ATGM है और ये भी डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि इसका वेट भी कम है और ये आप किसी भी टारगेट के पास में जाके इसे लॉन्च कर सकते हैं। ये बोथ डे एंड नाइट में कैपेबल है काम करने के। ये भी वर्क करता है आपका फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे, और ये भी दोनों ही टारगेट को टारगेट कर सकता है, जैसे स्टेशनरी टारगेट हो गए या मूविंग टारगेट्स हो गए। एंड इसका जो मेनली यूजेज होगा ना, वो आपका होगा इन्फेंट्री और पैराशूट बटालियन में, जो इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री और पैराशूट बटालियन में उनका मेन यूज़ होगा। इसके बाद था आपका नेक्स्ट टैब्लू इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का टैब्लू भी था एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की परेड भी थी, मार्च भी था मतलब। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 18 अगस्त 1978 में बाय कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनका जो टेरिटोरी, जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ तक जाता है? इनका ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली जाता है EEZ तक, मतलब टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिग्यूस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन तीनों पे ही इनका ज्यूरिसडिक्शन फॉल करता है। आपके टेरिटोरियल वाटर कौन से हैं? जो आपके जो शोर लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है, वो होता है आपका टेरिटोरियल सी। इसके बाद आता है आपका कॉन्टिग्यूस जोन जो अनदर 10 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। इसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो आपका होता है फ्रॉम शोर लाइन टू 200 नॉटिकल माइल्स।
तो इतना इनका जुरिस्डिक्शन है। और ये रिस्पॉन्सिबल है खाली उस डिफेंस के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो फॉर मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और ये बाकी अथॉरिटी के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है एंड रिस्पॉन्स करता है इन ऑयल स्पिल्स। जैसे अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2020 में जब एक इंडियन बॉर्न ऑयल टैंकर था, मतलब जो बाहर से आ रहा था, इंडिया में आ रहा था, बट बीच में ही इसमें आग लगी, तो उस टाइम पे श्रीलंकन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर इसकी आग बुझाई थी। और ये आपका इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स है या EEZ है वो कहाँ तक जाता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, तो इधर भी हमारा EEZ काफ़ी बड़ा है, एंड इधर लक्षद्वीप आ जाता है, तो इधर भी हमारा EEZ काफ़ी बड़ा है। इसके बाद आती है आपकी CRPF की मार्च और CRPF का टेब्लू। तो CRPF के बारे में जान लेते हैं। ये फॉर्म हुआ था ऑन 27 जुलाई 1939 और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। इस टाइम पे इनके DG हैं डॉक्टर AP महेश्वरी। और CRPF जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट CAPF है। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में काफ़ी सारे आपके डिफरेंट पुलिस फोर्सेस आ जाती हैं, जो उनमें से एक है CRPF। और अदर कौन कौन से CAPF हैं उनमें से हैं ITBP, SSB, BSF एंड CISF। तो ये आपकी रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं। और जो CRPF में लोग होते हैं वो काफ़ी जगहों पे सर्व करते हैं, जैसे रॉ में, SPG में, और काफ़ी अदर डिपार्टमेंट है जैसे NIA, IB, CBI, NDRF, NCB, SAPF। और जो CRPF है ये फंक्शन करता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। CRPF का प्राइमरी रोल क्या है? असिस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन पुलिस ऑपरेशन एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर काउंटर इंसर्जेंसीज। जो भी आपके स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कभी भी किसी भी टाइप का असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे CRPF सबसे पहले आती है। CRPF के बाद आता है हमारा रैपिड एक्शन फोर्स। ये एक स्पेशली ट्रेंड इक्विप्ड विंग है CRPF का ही। CRPF में से ही जो स्पेशली ट्रेंड लोग होते हैं उन्हें इक्विप किया जाता है विद अदर डिफरेंट आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ये फॉर्म हुआ था 1992 में और डील करता है विद राइट्स या फिर राइट्स लाइक सिचुएशन जैसे कि क्राउड कंट्रोल, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इनका मोटो है सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पॉलिसिंग। और जो रैपिड एक्शन फोर्स है ये बेसिकली एक जगह पे स्टेशन नहीं रहती, ये इंडिया में काफ़ी जगहों पे स्टेशन रहती है ताकि ज़रूरत पड़ने पे इन्हें बहुत ही शॉर्ट टाइम में इधर से उधर मूव किया जा सके या मोबाइल किया जा सके। इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स होते हैं जो कि नॉन लीथल वेपन्स होते हैं, जैसे कि टीयर स्मोक ग्रेनेड्स, लॉन्चर्स, पंप एक्शन गन्स, एंड जो आपने वज्र सिस्टम देखा होगा, वज्र ट्रक्स होते हैं, वो रैपिड एक्शन फोर्स के पास होते हैं, जो राइट्स लाइक सिचुएशन में ये यूज़ करते हैं अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। इसके बाद आता है हमारा ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये रिसेंटली में पिछले ऑलमोस्ट 8 मंथ से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना टेंशंस। ये फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। इस टाइम पे जो ITBP हैं इसके DG हैं SS देशवाल। ये इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर करती है चाइना के तिब्बत वाले ऑटोनोमस रीजन को। ITBP पर्सनल्स हैव बीन डिप्लॉयड अब्रॉड इन UN पीस कीपिंग मिशन। आप जानते होंगे इंडिया अपने सबसे ज़्यादा सैनिक भेजता है UN पीस कीपिंग मिशन में, तो उसमें भी ITBP के पर्सनल डिप्लॉय किए जाते हैं। इसके बाद अगला मार्च था दिल्ली पुलिस का, जिसका मोटो है शांति, सेवा, न्याय। इसके इस टाइम के कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव। ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो वर्क करती है आपके NCT में। NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, और ये आती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद आती है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का मार्च था, जो कि बहुत ही डेकोरेटेड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मार्च होता है इनका हमेशा की तरह। ये फाउंड हुआ था 1965 में। इनका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। इस टाइम पे इनके DG हैं राकेश अस्थाना, और ये इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे गार्ड करती है। ये दुनिया की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है एंड BSF हैज़ टर्म्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इंडियन टेरिटरीज।
इसके बाद आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1986 में। इसके डीजी हैं सुरजीत सिंह देशवाल और ये एलाइट काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये हमने देख लिया, फाउंड हुई थी 2 सितंबर 1986 में आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार। जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी का सेशन हुआ था उसके बाद ये फॉर्म हुई थी, विच इज़ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड टू कॉम्बैट टेररिज्म एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये मेनली फोकस करती है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे। इसमें वॉलेंट्री डेपुटेशन होता है आईपीएस सर्विसेज से, इंडियन आर्मी से और सीएपीएफ से। सीएपीएफ में आपने देखा था पीछे काफ़ी सारी फोर्सेज आ जाती हैं, तो इसमें आईपीएस, इंडियन आर्मी और सीएपीएफ से वॉलेंट्री डेपुटेशन होता है। इसके बाद आता है आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये आप एक टाइप से कह सकते हैं यूथ विंग है आर्म्ड फोर्सेस का, जो फाउंड हुआ था जुलाई 16, 1948 में और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इस टाइम पे इनके डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच। और इसमें क्या होता है कि जो कैडेट्स होते हैं, जो आपके यूथ्स होते हैं, उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है स्मॉल आर्म्स में और इनसे ड्रिल करवाई जाती है। ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज़ अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों सर्विसेज इसे चलाती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर विंग। इसके बाद आता है हमारा नेशनल सर्विस स्कीम। ये फाउंड हुई थी 24 सितंबर 1969 ऑन महात्मा गांधी बर्थ सेटेनरी। सेटेनरी मतलब 100 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं उसे बोलते हैं हम सेटेनरी। तो महात्मा गांधी के बर्थ के जब 100 साल पूरे हो गए थे तो उस टाइम पे ये फाउंड हुई थी ऑन 24 सितंबर 1969 में। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है ये, जो कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें एम क्या होता है, जो भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। एनएसएस एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है यंग पीपल्स की, जिनको रिक्रूट किया जाता है फ्रॉम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, +2 लेवल मतलब आपकी क्लास 12 से, वर्किंग फॉर अ कैंपस कम्युनिटी। ये कैंपस कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं स्पेशल विलेजेस को लिंक करने में। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा कल्चरल टैब्लूज़, मतलब जो भी आपका कल्चरल पार्ट है इंडिया का वो स्टार्ट हो जाता है और इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि हमारे यूपीएससी या किसी भी और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहली झांकी थी हमारी लद्दाख से रिलेटेड। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इन लोगों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है इन रिपब्लिक डे परेड। जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख आप जानते हैं ये अपनी ब्यूटी और अपने ड्रामेटिक लैंडस्केप के लिए जाना जाता है और इसी को देखते हुए जो इनका टैब्लू था उसने शो किया था लद्दाख को एज अ विजन टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल यूनियन टेरिटरी। इन अगस्त 2019 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था एक एक्ट जिससे लद्दाख को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। और ये कब से है, फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 से। मतलब इस टाइम पे आपका एक्ट पास हुआ था एंड इस टाइम पे आपका 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया था। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये लेह में है और ये हाईएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में। यहाँ पे बहुत सारी फेमस मोनेस्ट्रीज़ भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में समय समय पर पूछी भी जाती हैं, जैसे दिशकित मोनेस्ट्री, हेनली मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री, लमयूरू मोनेस्ट्री एंड फुक्तल मोनेस्ट्री। ये बहुत ही फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं, आप कभी जाएं तो विज़िट ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं ये। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस भी आते हैं लद्दाख में, विच इज़ खारदुंगला, चांगला, पेंसिला, फोतुला, रेजांगला, जोजिला एंड तांगलांगला। इनको हम आगे मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेक भी है, इम्पॉर्टेंट लेक्स भी हैं, पेंगोंग सो एंड सो मोरिरी। और नेशनल पार्क भी है विच इज़ हेमिस नेशनल पार्क। तो ये आपके पासेस हैं विच इज़ खारदुंगला, फोतुला, जोजिला, पेंसिला। अभी यहाँ पे हमने देखा जोजिला टनल भी बना है, बारालाचाला,
तांगलांगला, रेजांगला एंड चांगला। इनकी आप लोकेशन ज़रूर ध्यान रखिए, चाहे नॉर्थ टू साउथ चाहे ईस्ट टू वेस्ट। इसके बाद आएगा हमारा गुजरात का टेबलू, जिसमें आपको शोकेस किया गया था सन टेम्पल को, कोणार्क सन टेम्पल विच इज़ इन गुजरात। ये एक हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू सोलर डेटी एंड ये लोकेटेड आपका मोधेरा विलेजेस में ऑफ महसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ये आपकी पुष्पवती जो रिवर है उसके बैंक पे लोकेटेड है एंड इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग 11th सेंचुरी इन द रेन ऑफ भीमा वन विच इज़ अ चालुक्य रूलर। यहाँ पे एक और डांस शोकेस किया गया था फ्रॉम गुजरात विच इज़ टिप्पणी डांस। और ये बेसिकली टिप्पणी डांस होता कहाँ पे, सौराष्ट्र रीजन में। ये एक फोक डांस है गुजरात का एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मटला डांस एंड टिप्पणी नृत्य। दिस डांस इज़ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द हिंदू फेस्टिवल्स, मतलब जो भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं लाइक होली, दिवाली एंड या फिर वेडिंग सेरेमनीज में भी ये गुजराती डांस किया जाता है विच इज़ टिप्पणी डांस। नेक्स्ट हमारा टेबलू था असम का। असम में इन्होंने शोकेस किया गया था जो असम में टी ग्रो होती हैं उस पर इनका मेन फोकस था। तो हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जानना ज़रूरी है टी के बारे में कि टी जो आपका एज अ क्रॉप है, क्योंकि इस बार भी एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टी क्रॉप एज अ क्रॉप किस टाइप का इसे टेम्परेचर चाहिए होता है या किस टाइप का इसे एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ट्री एक एवरग्रीन प्लांट है विच इज़ मेनली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इंडिया देखिए प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर है ब्लैक टी का। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ब्लैक टी एंड नॉट द टी। असम इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया और टी ग्रो होती है आपका मॉडरेटली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 13 डिग्री सेल्सियस एंड 28 to 30 डिग्री सेल्सियस जब इनका मेन ग्रोथ सीजन होता है तब। इसको एक वेल ड्रेन फर्टाइल एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, मतलब ये कभी भी एक प्लेन में नहीं लगाए जा सकते हैं। मतलब ट्री प्लांटेशन जो होती है वो प्लेन में नहीं हो पाती है, बट इन्हें एक स्लांटेड पोजीशन में किसी भी माउंटेन पे एक जगह चाहिए होती है ताकि वहाँ पे वेल ड्रेन हो, वहाँ पे पानी ना रुके और पानी इन्हें कंटिन्यूस पीरियड पे मिलते रहना चाहिए, मतलब हाई रेनफॉल चाहिए होती है। और असम में इन्होंने शोकेस किया था अपने ग्रेट वन हॉर्न राइनो को। तो राइनो के बारे में भी जान लेते हैं। बेसिकली एशिया के 3 स्पीशीज़ हैं जो राइनो के हैं वो फेमस हैं विच इज़ ग्रेट वन हॉर्न राइनोज जिसे हम बोलते हैं राइनोसोरस यूनिकॉर्निस एंड जावन एंड सुमात्रन राइनोसोरस। एशिया में 5 राइनोज रेंज नेशंस हैं विच इज़ इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इन 5 नेशंस में आपको राइनोज देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट ईयर आपकी एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुई थी विच इज़ ऑन एशियन राइनोज, ताकि इन्हें कंजर्व किया जा सके एंड प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम पोचिंग एंड हंटिंग। और इनको पोच और हंट क्यों किया जाता है, इनके वन हॉर्न के लिए, जो इनका हॉर्न होता है उसके लिए इन्हें पोच और हंट किया जाता है। जावन और सुमात्रन राइनोज का IUCN स्टेटस क्या है, ये IUCN स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और इंडिया का जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल करता है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। इंडिया ने इसे शेड्यूल 1 में भी डाल रखा है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और इंडिया का जो ये वन हॉर्न राइनो है ये मोस्टली फाउंड होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके अलावा भी काफ़ी जगह पे होता है पर इसका जो मेन हैबिटेट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये बाकी हैबिटेट में भी फाउंड होता है जैसे पवितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, और जल्दापारा नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। और ये उत्तर प्रदेश में भी फाउंड होता है इन दुधवा टाइगर रिजर्व। अभी पिछले साल एक नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी बनाई गई थी जो लॉन्च हुई है 2019 में। इसके तहत ये क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके वन हॉर्न राइनोज काजीरंगा में है, बेसिकली काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोज की टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 90% है। मतलब इंडिया में जितने राइनोसोरस रहते हैं उसमें 80 to 90% तो सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रहते हैं। तो इनका एम क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में से जो राइनोज हैं उनको निकाल के बाकी और जो भी सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि क्योंकि होता क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क में टाइम टू टाइम जब आपकी बाढ़ सिचुएशन, मतलब जो आपकी फ्लड सिचुएशन डेवलप हो जाती है उस टाइम पे इनको बहुत ही ज़्यादा थ्रेट हो जाता है, या फिर कोई भी एक मान लो सिंगल डिजीज़ हो जाए तो ये
एकदम से 90% ऑफ पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो इसलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू अदर नेशनल पार्क्स। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। है तमिलनाडु की जो आपका टेबलू था उसमें इन्होंने शोकेस किया था शोर टेम्पल को, और शोर टेम्पल किसके टाइम पे बना था? ड्यूरिंग पल्लवास। पल्लवास की कैपिटल थी कांचीपुरम। यहाँ पे आप पल्लवास का रूल देख सकते हैं। पल्लवास का रूल कहाँ था? फ्रॉम नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश टू द कावेरी रिवर, मतलब कावेरी रिवर इनके साउथ में होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश टू द रिवर कावेरी इन द साउथ। वादामी, जिसको हम वतापी भी कहते हैं, वॉज ऑक्यूपाइड बाय पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन हु डिफीटेड चालुक्य, मतलब जो आपके चालुक्य रूलर्स थे उनको डिफीट करके नरसिम्हा वर्मन ने वतापी और बादामी पे भी कब्जा कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चालुक्य रूलर का रूल है, एरिया है, एंड इसमें जो बादामी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था या फिर कैपिटल थी, उसे इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। शोर टेम्पल के बारे में भी जान लेते हैं। शोर टेम्पल आपका फॉल करता है ममल्लापुरम, तमिलनाडु में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको शोर टेम्पल क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शोर पे ही पड़ता है, मतलब आपके बिल्कुल सी शोर के किनारे है। ये एक हिंदू मॉन्यूमेंट है जो कि कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पे पड़ता है, और इसको हमें देखने को मिला है कि इसने बहुत ही सीवियर इरोजन फेस किया है बिकॉज ऑफ विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी। ये बिल्ड हुआ था नरसिम्हा वर्मन सेकेंड के टाइम पे, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द राजसिम्हा। ये पल्लव रूलर थे। इनका रेन था फ्रॉम 700 टू 728 CE। जो ये टेम्पल है इसका आर्किटेक्चर है द्रविडियन स्टाइल में, और ये एक कट स्टोन टेम्पल है, मतलब ये स्टोन से कट करके बनाया है, बल्कि ना कि कार्व्ड आउट ऑफ केव्स, मतलब इसे कार्व नहीं किया गया है बल्कि कट करके बनाया गया है। और इसमें 2 श्राइन्स हैं डेडिकेटेड टू शिवा एंड विष्णु। दिस इज अबाउट द शोर टेम्पल। नेक्स्ट टेबलू इज ऑफ महाराष्ट्र विच इज़ बेस्ड ऑन विट्ठल टेम्पल, विठोबा टेम्पल भी बोलते हैं हम इसे, ऑफिशियली नोन है श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर। ये एक हिंदू टेम्पल है पंढरपुर ऑफ महाराष्ट्र में। ये एक मेन सेंटर है टू वर्शिप विट्ठोबा। विट्ठोबा क्या है? विट्ठोबा एक फॉर्म है गॉड ऑफ विष्णु, कृष्णा इनके अवतार ही हैं, तो ये गॉड विष्णु एंड रुक्मिणी का यहाँ पे टेम्पल है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संत तुकाराम महाराज के बारे मीटिंग को भी दिखाया गया है इस टेबलू में, विच शोज द कन्वर्जेंस ऑफ भक्ति एंड शक्ति। नेक्स्ट टेबलू है हमारा उत्तराखंड का, एंड उत्तराखंड आप जानते हैं देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है, विच इज़ नॉन फॉर इट्स स्पिरिचुअल पीस एंड योगा। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स का उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ से बहुत सारी रिवर्स स्टार्ट होती हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है फॉर हिंदूज़। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है विच इज़ केदारनाथ टेम्पल, एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल इज़ द हाईएस्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगाज। जो भी आपके 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं उनमें एक हाईएस्ट स्टेटस रखता है ये आपका केदारनाथ टेम्पल। एंड आपने रिसेंटली में भी देखा होगा, जो कि इस झांकी में भी शोकेस किया गया था, कि केदारनाथ टेम्पल वहाँ पे जो उत्तराखंड में आपके फ्लड आया था, वहाँ पे केदारनाथ टेम्पल को जो प्रोटेक्ट किया था वो इसके पीछे रखे एक स्टोन ने किया था, तो उसको भी यहाँ पे शोकेस किया गया था। नेक्स्ट टेबलू वॉज ऑफ पंजाब। पंजाब में इन्होंने शोकेस किया है 400वां प्रकाश पर्व, जो कि गुरु तेग बहादुर जी का है, विच इज़ द सेकेंड लास्ट गुरु ऑफ सिखिज़म, गुरु तेग बहादुर साहिब। इनके 10 गुरुज हैं सिखिज़म में, एंड दीज आर गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, अमरदास साहिब, रामदास, अर्जन देव, हरगोबिंद साहिब, हर राय साहिब, हर कृष्ण साहिब, एंड गुरु गोबिंद सिंह साहिब। गुरु गोबिंद सिंह आपके लास्ट गुरु थे इन सिखिज़म। नेक्स्ट टेबलू वॉज ऑफ त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा शोकेज द आत्मनिर्भर त्रिपुरा एंड इको फ्रेंडली त्रिपुरा। एंड इन्होंने जो डोमिनेट थीम रखी थी वो रखी थी बैम्बू। इन्होंने शोकेस किया था कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ बैम्बूज एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैम्बू इन देयर लाइफ। एंड इन्होंने एक डांस शोकेस किया था विच इज़ लाबांग बोमानी। एंड ये डांस होता क्या है कि यहाँ पे जो बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स हैं, ये झूम फील्ड में जाते हैं और ड्राइव अवे करते हैं या फिर कैच करते हैं इंसेक्ट्स को, विच आर कॉल्ड लेबांग।
बाय यूजिंग देयर बैम्बू स्प्लिट्स, मतलब जो आपको बैम्बू स्टिक्स होती हैं उनको स्प्लिट करके ये उन इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। त्रिपुरा में आपके 19 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं त्रिपुरा या त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, चकमा, लूशाई, कुकी, मुंडा, ओरांग, संतल, भील, भूटिया, गारो, खासी एंड लेपचा। नेक्स्ट टेबलू इज़ ऑफ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो इम्पोर्टेंट थीम थी वो थी आपकी सबूत साथी। सबूत साथी वेस्ट बंगाल का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है या फिर फ्लैगशिप स्कीम है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन कंपेनियन या फिर व्हील्स ऑफ चेंज। इसमें होता क्या है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है बाइसिकल टू द स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स को? क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को साइकिल प्रोवाइड की हैं, जो भी गवर्नमेंट रन या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं, फॉर द मोबिलिटी सपोर्ट, ताकि हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको ये मोटिवेट कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ें या फिर अपनी क्लास 11th एंड 12th तो ज़रूर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट टेबलू इज़ ऑफ सिक्किम। सिक्किम के टेबलू में इन्होंने शोकेस किया है अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल को, विच इज़ पांग लहबसोल। इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आई एम सॉरी। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीजनल एंड कल्चरल फेस्टिवल है जो अट्रैक्ट करता है बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट को अक्रॉस द नेशन एंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये माउंट कंचनजंगा के में किया जाता है। माउंट कंचनजंगा क्या है? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें होता क्या है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं विच आर भूटिया एंड लेपचा। तो ये दो कम्युनिटीज़ मिलके इस माउंटेन कंचनजंगा की पूजा करते हैं या फिर होमेज पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा बिलीव है कि जो माउंट कंचनजंगा है वो इनका गार्जियन डेटी है एंड इज़ प्रोटेक्टिंग देम सिंस एजेस। इसमें वे ये कमोमरेट करते हैं ओथ ऑफ ब्लड ब्रदरहुड, मतलब ये भूटिया और लेपचा जो ट्राइब्स हैं ये ओथ करते हैं फॉर ब्लड ब्रदरहुड, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था 15th सेंचुरी में इन दो कम्युनिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट टेबलू इज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो मेन थीम थी वो थी अयोध्या का राम टेम्पल एंड महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने आपका कंपोज किया था रामायण को। इसमें बेसिकली इन्होंने राम मंदिर को शोकेस किया है, विच इज़ एपिटोम ऑफ अयोध्याज कल्चर एंड आइडेंटिटी, जिससे जुड़ा है आपका मास सेंटिमेंट एंड डिवोशन। और ये जो आपका या राम टेम्पल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। नेक्स्ट टेबलू इज़ ऑफ दिल्ली। दिल्ली की टेबलू में बेसिकली शोकेस किया गया था शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपने रिसेंटली में देखा होगा जो चांदनी चौक का एरिया है उसको रीडेवलप किया जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन उसका किया जा रहा है, तो इसलिए इसे बोला जा रहा है शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि इस एरिया को बोला जाता था शाहजहानाबाद। और इसे चांदनी चौक भी बोला जाता है। चांदनी चौक क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे एक वाटर वे बनाया गया था बिटवीन द रोड, और यहाँ पे जो भी मूनलाइट रिफ्लेक्शन होता था वो दोनों साइड में जो शॉप्स और हवेलीज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छे से दिखता था, तो इसलिए इसे बोलते थे चांदनी चौक। एंड ये बना था आपका 17th सेंचुरी में बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। नेक्स्ट टेबलू इज़ ऑफ कर्नाटका। और कर्नाटका में इन्होंने शोकेस किया है अपने विजयनगर एम्पायर जो है उसके कल्चर को। विजयनगर एम्पायर आप नाम से ही समझ सकते हैं, विजय मतलब विक्ट्री एंड सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है इसे। दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड दिस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। एंड ये बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड था टिल द मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, जो आपके कर्नाटका में फॉल करते हैं। हम्पी हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको जो विजयनगरा एम्पायर है या विजयनगरा सिटी है इसको बनाया गया था हरिहर बुक्का के द्वारा। दीज वर कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। नेक्स्ट टेबलू इज़ ऑफ केरला। केरला का जो नाम है वो दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज़ कैरा विच मीन्स कोकोनट ट्री, एंड अलम विच मीन्स लैंड। तो केरला मीन्स द लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज, और इसी को देखते हुए इनकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है आपका कोकोनट कॉयर। जो आपका ये कोकोनट हस्क होता है इसको सुखा के बनाया जाता है ये कॉयर। दिस इज़ अ इको फ्रेंडली मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट हस्क
एंड ये लोग जो केरला के लोग हैं वो इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके में एसिमुलेट कर चुके हैं। ये इस स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं फ्लोरिंग बनाने में, मैट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉल हैंगिंग्स, बैग्स और अदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में ये इस स्क्वायर का बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। एंड केरला इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्क्वायर। आवर नेक्स्ट टेबल इज़ आंध्र प्रदेश, इज़ ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड इसमें शोकेस किया गया था आपका वीरभद्रा टेम्पल को, विच इज़ इन लेपाक्षी। एंड दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द ब्रदर्स वीरन्ना एंड वीरूपन्ना, एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड वीरभद्रा। दिस इज़ ऑफ विजयनगरा आर्किटेक्चर। अभी हमने पीछे देखा था जो आपका टेम्पल था शोर टेम्पल, वो द्रविड़न आर्किटेक्चर में था और ये विजयनगरा आर्किटेक्चर में है। एंड इस प्रेमाइस में एक 3 हेडेड बुल का भी शोकेस किया गया है, विच इज़ ऑन सिंगल बॉडी, एंड दिस इज़ कार्व्ड ऑन मेन एंट्रेंस पिलर। एंड इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास में है एक लार्ज जाइंट ग्रेनाइट नंदी बुल, मतलब ये जो आपका नंदी बुल आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ मेड ऑफ ग्रेनाइट। नेक्स्ट डब्ल्यू है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने शोकेश किया है बेसिकली 2 ट्राइब्स को, जिसमें एक है मोनपा एंड वांचो। और अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने बताया है लैंड ऑफ डॉनलिट। डॉनलिट मतलब जो आपकी स्टार्टिंग में जो सूरज की सबसे पहली किरण है वो यहाँ पे पड़ती है। डॉन मतलब मॉर्निंग, जो मॉर्निंग की सबसे पहली लाइट है वो फॉल करती है अरुणाचल प्रदेश में। बट दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बट अकॉर्डिंग टू द इंडिया। इंडिया में जो सबसे पहली जो आपकी सन लाइट है वो फॉल करती है इन अरुणाचल प्रदेश। मोनपा और वांचो ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। ये दोनों ट्राइब फेमस हैं अपनी वुड कार्विंग के लिए, एंड दिस वुड कार्विंग इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल कप्स, डिशेस, फ्रूट बाउल्स, मैग्निफिशेंट मास्क, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप के मास्क बनाने के लिए ये वुड कार्विंग करते हैं। एंड दिस मास्क इज़ यूज्ड इन सेरेमोनियल डांसेस। एंड ये कहा जाता है कि ये एक लौती ऐसी नोमैडिक ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हु इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। मतलब ये एग्रीकल्चर या किसी और टाइप का कोई प्रोफेशन फॉलो नहीं करते हैं, ये मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं एनिमल्स पे, जैसे शीप, काउ, याक, गोट एंड हॉर्सेस। एंड दे फॉलो द गेलुक सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म। एंड वांचो ट्राइब है, ये इनहेबिटेड पीपल हैं पटकाई हिल्स के। पटकाई हिल्स आपका ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये पटकाई हिल्स वांचो जो ट्राइब है ये ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। एंड जो ये मोनपा ट्राइब्स हैं ये वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। एंड ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। इनके यहाँ पे टैटू करने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, ये अपनी बॉडी पे टैटूइंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ये विलेजर्स में एक बहुत ही डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो होती है कि ये बैम्बू ट्यूब्स में फिल करके देते हैं राइस बियर को एज अ मार्क ऑफ ग्रीटिंग एंड गुडविल। एंड देखिए जो वांचू ट्राइब है, ये वांचू ट्राइब इज़ ऑल्सो नोन फॉर देयर वॉरियर स्किल्स, मतलब ये एक वॉरियर ट्राइब भी है। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ तक था हमारा कल्चरल वाला पार्ट। अब हम अपने जो इंडिया में लास्ट ईयर में डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में जानेंगे बाय द टेब्लू ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। तो हमारा पहला टेब्लू है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें इन्होंने शोकेस किया है डिजिटल इंडिया को, और इसी में इन्होंने डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं, इंडिया के डिजिटल बनने पे कहाँ कहाँ इसका यूजेज होगा वो देखेंगे। तो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड इसमें हमारा एम है कि बाय 2022 इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी बनाना है, मतलब इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो क्रॉस कर जाएगी 1 ट्रिलियन को, और 10 ट्रिलियन को मार्क को क्रॉस कर जाएगी इंडिया की इकोनॉमी बाय 2030। ये टोटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं एंड ये डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बाय 2030 इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस द 10 ट्रिलियन मार्क। एंड इसमें से हाफ जो होगी वो आपकी डिजिटल इकोनॉमी होगी, मतलब ये बोलिए जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसमें से हाफ होगी आपकी डिजिटल इकोनॉमी। और इसके विजन एरियाज़ हैं कि ये यूटिलिटी होगी फॉर एवरी इंडियन सिटीज़न, मतलब ये गवर्नेंस में भी काम आएगी आपकी और सर्विस ऑन डिमांड में भी काम आएगी। जैसे आज की डेट में आप देखते होंगे आपको अगर मनी ट्रांसफ़र करना है दैट बिकम अ वेरी इजी, मतलब वेरी हैंडी हो गया आपके हाथ में, आप कहीं से भी बैठ के मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। एंड ये ऑल्सो काम आएगी डिजिटल एम्पावरमेंट में। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें जितनी भी आपकी
डिजिटल इंडिया से रिलेटेड मतलब स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं ये उसको अपने में एमलगेमेट कर लेगा और रीस्ट्रक्चर करेगा, रीफोकस करेगा एंड इम्प्लीमेंट करेगा इन अ सिंक्रोनाइज मैनर। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहला है डिजी लॉकर, भीम ऐप, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी आपके ग्रामीण एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको साक्षर किया जाएगा। साक्षर मतलब पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा अबाउट द डिजिटल इकोनॉमी। और इस डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है इसके 9 पिलर्स हैं। इसमें क्या होगा, ये ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाएंगे, मतलब ब्रॉडबैंड को इनका एम है कि हर घर तक पहुंचाना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाना। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इसका है, इसके बाद है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का टैब्लू, पर इसमें एज सच कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा था। इसमें मोस्टली फोकस किया गया था सेफ्टी के ऊपर, मतलब जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ में सेफ्टी है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इसमें ऐसा जानने के लिए आपके लिए कुछ है नहीं। इसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो आपके पर्सनस हैं विद डिसेबिलिटी, स्पेसिफिकली जो आपके सुन नहीं पाते हैं या फिर डेफ पीपल होते हैं उनके लिए ये टैब्लू था। और इसमें प्रमोट किया गया था अवेयरनेस अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज। इन्होंने कोशिश की थी कि जो एक ये चाहते एक्चुअली गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वन साइन लैंग्वेज फॉर वन कंट्री, मतलब इंडिया में एक ही साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। और इसमें यह बताया गया कि साइन लैंग्वेज इज़ द ह्यूमन राइट फॉर डेफ। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म हुई थी 9 नवंबर 2014 में, और इसने इंश्योर किया है फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। आयुष सिस्टम क्या होता है, आयुष सिस्टम का मतलब है जो इंडिया में ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं हेल्थ केयर के, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। इस टाइप के चीज़ों का यूज़ करके इंडिया में और ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम को रोबस्ट बनाया जाए। और ये सोवा रिगपा बाद में ऐड हुआ था। ये आपका आता है तिब्बतन रीजन से, मतलब मोस्टली तिब्बतन पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ये सोवा रिगपा। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब्लू आता है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ओरिजिनल नाम क्या था, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था नादिया, गुजरात में इन 31 अक्टूबर 1875 एंड ये पॉपुलरली नॉन एज सरदार पटेल। सरदार मतलब चीफ। एक्टेड एज इंडियाज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर। ये होम मिनिस्टर किस टाइम पे थे, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये एक्ट कर रहे थे एज अ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इन 1947। ये आफ्टर जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। इन्होंने काफ़ी सारे पीजेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, जैसे खेड़ा, बोरसार, बारदोली सत्याग्रह इज़ वन ऑफ द फेमस सत्याग्रह ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं आईएनसी के इन 1934 एंड 1937। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी प्रमोट किया था। और आप जानते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हो गया था उसके बाद इन्होंने 560 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी। एंड ही वॉज कमिटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन, इसलिए इन्हें बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया और यूनिफायर ऑफ इंडिया। देयरफॉर जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ राष्ट्रीय एकता दिवस एंड नेशनल यूनिटी डे। ये पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स भी थे, क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज है इसको एस्टेब्लिश किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, वॉज डेडिकेटेड टू हिम ऑन 31 अक्टूबर 2018 एंड इस जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की अप्रॉक्सीमेट हाइट है वो है 182 मीटर्स विच इज़ 597 फीट इन हाइट। इसके बाद आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इन्होंने इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं की, बट इन्होंने ये बताया कि इनका मेन फोकस आने वाले टाइम में या फिर
इस रिसेंट टाइम में क्या है, इनका मेन फोकस है वोकल अबाउट लोकल। ये हमारे पीएम के द्वारा कहा गया था कि दैट इंडियंस शुड बी वोकल अबाउट देयर लोकल प्रोडक्ट्स एंड वी हैव टू मेक लोकल आवर मोटो। मतलब जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारा मोटो बनाना है, उनको हमें प्रमोट करना है। इनका कहना है, हमारे पीएम का कहना है, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो भी कभी ना कभी बिगैन हुई हैं एज अ लोकल एंड उनके लोगों ने उन्हें प्रमोट किया तभी वो ग्लोबल बन पाई हैं। एंड एवरी इंडियन शुड बी वोकल फॉर देयर लोकल प्रोडक्ट्स। और इन्होंने फोकस भी किया था आत्मनिर्भर अभियान पे, विच ऑल्सो मीन सेल्फ रिलायंट। और इसमें हमारे पीएम ने ये बोला था कि हमें जो केवीआईसी का मॉडल है, मतलब खादी विलेज का जो हमारा मॉडल है उसको हमें अपनाना चाहिए, ताकि क्योंकि हमने देखा गया है कि जो हमारे खादी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमें उस मॉडल को भी अपनाना चाहिए ताकि और भी इंडस्ट्रीज़ और एंटरप्राइजेस डेवलप हो सके। पीएम ने बोला था वोकल फॉर लोकल, और उसके बाद हमें जाना है ग्लोबल। मतलब पहले आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल हुई है, उसके बाद जब वो हमारे लोकल एरियाज़ में ही उतने फेमस हो जाए तो उसको हम फिर करेंगे ग्लोबल। पर यहाँ पे इस चीज़ को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिए। मतलब जो सेल्फ रिलायंस वाला नारा है इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिए कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को। इंडिया ग्लोबलाइजेशन को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही इंडिया ये बोला है कि हम एक्सक्लूजनरी रहेंगे, आइसोलेशन भी नहीं करेंगे अपने आप को पूरी दुनिया से। बट वी मस्ट बी वोकल अबाउट लोकल्स, क्योंकि हमने देखा है कि इस डिस्ट्रेस के दौरान, मतलब जो आपका पेंडेमिक आया है कोविड-19 पेंडेमिक, इस दौरान हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे इन्होंने ही हेल्प की है हमें इस पेंडेमिक से फाइट करने में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड ऑल्सो मेड फॉर द वर्ल्ड, इनको हमें प्रमोट करना है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें क्रिएट करने को मिलेंगी बहुत सारी जॉब्स। मतलब इंडिया में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। और डोंट जस्ट बाय बट ऑल्सो प्रमोट, इन्होंने बोला है कि सिर्फ आप परचेज़ ही मत कीजिए बट ऑल्सो प्रमोट करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने ब्रह्मोस को प्रमोट किया है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कार जो हमारी इंडिया की लोकल मेड है उसको प्रमोट किया है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रमोट किया है, एंड खादी जो आप लास्ट में बैकएंड पे देख सकते हैं खादी को भी प्रमोट किया है। इसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यू था BRO का। BRO बनी थी आपके 1960 में। ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंस 2005। और ये BRO एंगेज है रोड कंस्ट्रक्शन में इन बॉर्डर एरियाज़ ऑफ द कंट्री। एंड जो भी BRO के पर्सनल्स हैं वो कहाँ से रिक्रूट किया जाते हैं, फ्रॉम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्सेज। इनके ऑपरेशन जो होते हैं वो 21 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी विच इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें इनके ऑपरेशंस मोस्टली होते हैं। और कई बार ये अपने ऑपरेशंस को नेबरिंग कंट्रीज़ में भी अंजाम देते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। जैसे हमने देखा था अफ़गानिस्तान में इन्होंने डेवलप किया था ज़ारांज दिलाराम हाईवे, एंड फरखोर एंड आइनी एयर बेस को डेवलप किया था इन्होंने ताजिकिस्तान में। BRO ने आज तक मोर देन 60,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड को डेवलप किया है एंड थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स ऑफ ब्रिजेस को भी डेवलप किया है। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन वर्क भी किए हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे 2004 में तमिलनाडु की सुनामी के बाद, 2010 में लद्दाख फ्लैश फ्लड के बाद, एंड 2004 में जम्मू कश्मीर फ्लड्स के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी पूरा किया है। कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम ईस्टर्न भूटान, अभी आपने देखा था जो चाइना ने सांगतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे है, भूटान में, उसको बताया था कि दैट फॉल्स अंडर द चाइना। तो इसलिए इंडिया वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है इस टाइम पे फ्रॉम ईस्टर्न भूटान टू वेस्टर्न तवांग रीजन। तवांग रीजन कहाँ फॉल करता है, अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में फॉल करता है तवांग रीजन। तो वहाँ तक हम एक रोड भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फ्रॉम साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन भूटान टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यू है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू भी बनाया गया है। तो हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एज ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 हरिपुरा सेशन एंड 1939 त्रिपुरी सेशन। अब त्रिपुरी सेशन में हुआ क्या था, बेसिकली देयर वर द डिफरेंसेस बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी। तो इसलिए त्रिपुरी सेशन में ड्यू टू डिफरेंसेस प्रेसिडेंट, मतलब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था एंड अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि एक फैक्शन था कांग्रेस का बंगाल में।
और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए थे जर्मनी वाया अफ़गानिस्तान, और वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया था इंडियन लीजन इन बर्लिन इन 1941। एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू द सिंगापुर, एंड विद द हेल्प ऑफ जापान ही मेड द इंडियन नेशनल आर्मी। एंड इन्होंने इसके बाद बनाया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जिसका नारा था दिल्ली चलो, एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन 21 अक्टूबर 1943। वो उसको काफ़ी ज़्यादा बैकिंग थी जापानीज़ के द्वारा, एंड दिस लेड टू INA इनटू बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। मतलब फिर इन्होंने विद द हेल्प ऑफ जापानीज़ बैकिंग इन्होंने ब्रिटिश इंडिया पे अटैक भी किया था। और जब ये सिंगापुर में थे तो उस टाइम पे इन्होंने एक एड्रेस किया था महात्मा गांधी को, जब इन्होंने बोला था फादर ऑफ द नेशन। तो ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हु फर्स्ट टोल्ड द फादर ऑफ द नेशन टू महात्मा गांधी, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने जो ये आपका इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसमें एक अलग से डिटैचमेंट बनाया था विच इज़ ऑफ रानी झांसी डिटैचमेंट, जो आपकी रानी झांसी बटालियन के नाम से भी जानी जाती है। और इन्होंने इंडिया का नेशनल फ्लैग है फर्स्ट टाइम होस्ट किया था कोहिमा में इन नागालैंड इन 1944। बट उसके बाद हमें पता नहीं बॉस का डिसअपियरेंस कैसे हुआ या उनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि बोला जाता है कि ही वॉज मिस्टीरियसली डिसअपियर्ड इन 1945 इन अ प्लेन क्रैश। तो उसके बाद से हमें बॉस का कुछ पता नहीं है। इसके बाद आता है आपके कल्चरल प्रोग्राम्स, मतलब जो डांसेस वगैरह होते हैं। तो उसमें पहला था आपका फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर डांस था। और फिट इंडिया मूवमेंट, तो डांस के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इसमें बेसिकली इनका फोकस था कि हम जो इंडियंस हैं उनको मोटिवेट करें टू इनकॉर्पोरेट सिंपल एंड ईजी वे ऑफ स्टेइंग फिट इन एवरीडे लाइफ। मतलब बहुत ही जो सिंपल घर में यूज़ होने वाले तरीके हैं ताकि आप घर में फिट रह सकें। इन्होंने जैसे बोला कि डेली 30 मिनट्स वॉक करिए, तो ऐसे बहुत ही सिंपल तरीक़ों से इन्होंने मोटिवेट करा है इंडियंस को। ये एक मल्टी मिनिस्ट्री एफर्ट है जिसमें आपकी आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज भी शामिल हैं। तो ये किसी सिंगल मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये एक मल्टी मिनिस्ट्री का एफर्ट है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में जान लेते हैं। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके ऑनर में इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इसी दिन प्रेसिडेंट ऑनर करते हैं डिफरेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट डांस था आपका बदसल, विच इज़ अ फोक डांस ऑफ ओडिशा। बदसल ये संबलपुरी डांस का ही पार्ट है, एंड ये मोस्टली जो आपका डांस है ये करा जाता है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस इज़ जनरली परफॉर्म्ड एट मैरिजेस सेरेमनीज इन ओडिशा। अदर फोक डांसेस के बारे में भी जान लेते हैं ओडिशा के। पहला है जैसे छाऊ डांस, मेधा नाच, चैती घोड़ा। मतलब इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमंस जो हैं वो एज अ हॉर्स ड्रेस पहनते हैं, तो इसे बोलते हैं चैती घोड़ा। एंड चांगू डांस, ये फोक डांसेस हैं, फेमस फोक डांसेस हैं। और भी डांसेस हैं बट दीज आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ ओडिशा। इसके बाद एक और डांस था, डांस के कह लें या फिर आप, ये एक परफॉर्मेंस थी ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये दिल्ली के स्कूल के द्वारा दिया गया था। इसमें आत्मनिर्भरता पे फोकस करना है उसको बताया गया था। जैसे हमें स्टडी पे फोकस करना है, मतलब इंडियंस को दे शुड बी मोर स्टडीड एंड मोर एजुकेटेड। एंड इस इमेज में आप देख सकते हैं इन्होंने फोकस किया है हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, कि हमें अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को और ज़्यादा प्रमोट करना है एंड और ज़्यादा परचेज़ करना है। इसके बाद इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन, जो कि होममेड वैक्सीन है, दिस वाज आल्सो प्रमोटेड इन देयर प्रोग्राम। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इमेजेस में ये एक है आपका, इन्होंने शोकेस किया है बेसिकली गगनयान मिशन को। गगनयान एक ये इंडिजिनस मिशन है इंडिया का जिसमें हम ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे, एंड दिस वाज आल्सो शोकेस्ड इन देयर प्रोग्राम। तो ये इन्होंने ऐसा बोला था कि सुई से लेके सैटेलाइट तक हम आत्मनिर्भर हैं, तो वी शुड बी आत्मनिर्भर ऑन आवर प्रोडक्ट्स। सो यहीं तक था आपका जो हमारा कल्चरल या डाइवर्सिटी वाला पार्ट। तो इसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कल्चरल या डाइवर्सिटी पार्ट पे फोकस नहीं किया गया, बट इन्होंने जैसे आत्मनिर्भर पे फोकस किया और फिट इंडिया मूवमेंट पे फोकस किया, तो वही था। इसके बाद था हमारा लास्ट विच इज़ राफेल एयरक्राफ्ट। इसमें इन्होंने वर्टिकल चार्ली की एक वर्टिकल
चार्ली का एक फॉर्मेशन होती है, ये इन्होंने परफॉर्म की थी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर रिपब्लिक डे परेड। होप रिपब्लिक डे परेड के बारे में जो भी जानकारी वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम और भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी लाते रहेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। थैंक यू फॉर चूजिंग म्यूजिल IAS एंड वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।